बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम अपनी थीसिस में या अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में मेथड चैप्टर किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक टाइटल यहाँ पर मैंने इसलिए मेंशन किया है टॉपिक टाइटल कि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो सके। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मेथड। मेथड में हमने क्या लिखना है, द साइंटिफिक मेथड आउटलाइन द प्रोसीजर। उसने कहा सबसे पहले हम प्रोसीजर लिखते हैं इसके अंदर, जो हमने रिसर्च किस तरह से कंडक्ट की। प्रोसीजर क्या आता है, एक प्रोसेस जिसको लेके हम रिसर्च कंडक्ट करवा रहे होते हैं। तो उसमें हमने क्या क्या किन किन स्टेप्स को फॉलो किया होता है, वो सब कुछ हमने इसके अंदर मेंशन करना होता है। इंक्लूडेड टॉपिक्स आर रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है कि आप कौन सा डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, एक्सप्लोरेटरी, बहुत से रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, क्वाज़ाई, ठीक है, रिपीटेड मेयर्स। तो इसमें हमने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करना है, हमने वो डिफाइन करना होता है। फिर सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी, दो तरह की सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें हम हर किसी को अलाउ करते हैं कि कोई भी आके स्टडी में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप लोग एक कोटा सिलेक्ट कर लेते हो कि मैंने सिर्फ टीचर्स ही लेने हैं, या मैंने बैंकर्स ही लेने हैं, या मैंने लॉयर्स लेने हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में हमने खुद डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट आता है इंक्लूजन क्राइटेरिया, कि क्या किन लोगों को या किन चीज़ों को हमने अपनी स्टडी में इंक्लूड करना है। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है, कि किन लोगों को हमने अपनी स्टडी से निकालना है। सैम्पल क्या हमने लेना है, ठीक है, सैंपल जो हम ले रहे हैं उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सैंपल लाइक ये कि जैसे आप लोग ओवरऑल पॉपुलेशन लेते हैं, तो आप पूरी दुनिया पे तो रिसर्च नहीं कर सकते। तो आप कहते हो कि जी मैं सिर्फ यंग अडल्ट्स दे रही हूँ 18 से 25 साल के, तो वो आपका सैंपल होता है। ओवरऑल जब आप लोगों को देखते हो तो वो पॉपुलेशन कहलाता है, लेकिन जब उसमें से आप कुछ सिलेक्ट कर लेते हो लोग, तो वो आपका सैंपल बन जाता है। और सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स ये है कि जैसे आप लोग कहते हैं कि मैंने सेकेंडरी स्कूल टीचर लेने हैं और उनकी एज रेंज ये होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मैं लॉयर्स ले रही हूँ, तो लॉयर्स की एज रेंज ये होनी चाहिए। अब आप सारी दुनिया के लॉयर्स पे तो रिसर्च नहीं कर सकते, तो सैंपल सिलेक्शन के भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशंस सारे वेरिएबल्स की, ठीक है। असेसमेंट मैयर के कौन कौन से स्केल्स आपने यूज़ किए हैं, ठीक है। प्रोसीजर और एथिकल कंसिडरेशन क्या क्या है, कि किन किन रूल्स को फॉलो करके हमने डाटा को कलेक्ट करना है। तो इसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिसर्च डिज़ाइन पे। रिसर्च डिज़ाइन में या कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन, आप सब इस लेवल पे बीएस लेवल पे कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन ही यूज़ करते हो, ठीक है। बिकॉज हम सिर्फ देखना चाह रहे होते हैं कि इन वेरिएबल्स के दरमियान में कोई ताल्लुक आपस में है भी या नहीं, टू मैयर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। कोरिलेशनल रिसर्च होती है कि हम कोरिलेशन देख रहे होते हैं कि इन सब वेरिएबल्स का आपस में कोई ताल्लुक बन भी रहा है या नहीं। जैसे इसका टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, रिजिलियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन इन सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। तो हमने ये देखना है कि इन तीनों का आपस में कोई ताल्लुक बन भी रहा है कि नहीं, तो हम कोरिलेशनल रिसर्च यूज़ करेंगे। अगर हम इस ऐसी रिसर्च यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन होगा। इसी तरह अगर हम एक ही पार्टिसिपेंट को पहले प्रेप में असेस कर रहे हैं, फिर उन्हीं पार्टिसिपेंट को 5 क्लास में कर रहे हैं, फिर उन्हीं पार्टिसिपेंट को 10 क्लास में कर रहे हैं, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन, कि एक ही सैंपल को हम डिफरेंट टाइम्स में ना टेस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह क्रॉस सेक्शनल क्या होता है कि आप लोग 15 साल के बच्चे एक कॉलेज से लो और 15 साल के बच्चे दूसरे कॉलेज से लो, फिर इसी तरह 15 से 18 की रेंज में तीसरे कॉलेज से बच्चे लो। डिफरेंट जो है कॉलेजेस में से आप सैंपल उठा रहे हो, तो वो होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। तो हम ज़्यादातर जनरली कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन ही यूज़ करते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन की अब आपको समझ आ गई होगी। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या डिटरमिन करता है कि स्ट्रेंथ क्या है आपके रिलेशनशिप की, जो आपके वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक बन रहा है वो कितना मजबूत बन रहा है, ठीक है। ये भी एज इट इज़ आएगा, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करनी। सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी आपने क्या यूज़ किया, आप लोग नॉन प्रोबेबिलिटी पर्पजिव सैम्पलिंग। अब यहाँ पे जो लिखा है ना पर्पजिव सैम्पलिंग, ये आप लोगों ने चेंज करना है। अब आप लोगों ने पर्पजिव सैम्पलिंग नहीं यूज़ की। इन केस अगर आप ओल्डर एडल्ट्स ले रहे हो, आप टीचर्स ले रहे हो, बैंकर्स ले रहे हो, लॉयर्स ले रहे हो, देन आप लोग पर्पजिव सैम्पलिंग लिखोगे। अगर आप सिंपल यंग एडल्ट्स ले रहे हो, तो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग उसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये पर्पजिव सैम्पलिंग इसलिए लिखा है क्योंकि उसने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स लेना चाह रही हूँ, ठीक है, जो स्कूल लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं।
ना उसने हायर एजुकेशन के टीचर्स लिए हैं, ना उसने कॉलेज टीचर्स लिए हैं, ना उसने प्राइमरी क्लासेस के टीचर्स लिए हैं, उसने लिया है सैम्पल सेकेंडरी स्कूल टीचर। इसी तरह यहाँ पे अगर डॉक्टर्स, पेशेंट्स या फिर लॉयर्स आ जाता है, बैंकर्स आ जाता है, तो ये पर्पजिव सैम्पलिंग, जिसमें आप अपना पर्पस डिफाइन कर देते हो कि मैंने सिर्फ इन्हीं लोगों को टेस्ट करना है, इसके अलावा किसी को नहीं करना। तो अब आप लोग सिंपल अगर यंग एडल्ट्स ले रहे हो तो आप लिखोगे नो प्रोबेबिलिटी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वाज यूज्ड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम यंग एडल्ट्स। ठीक है, सैम्पलिंग की टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी की कौन कौन सी टाइप होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी में सबको इक्वल चांस नहीं दिया जाता। इस तरह हम एरिया सैम्पलिंग भी करते हैं, उसमें कोटा भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग, चेन सैम्पलिंग, ये सारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। नेक्स्ट सैंपल में आप लोगों ने लिखना है द सैंपल इंक्लूड 300। अगर आपने 200 का सैंपल लिया तो 200 लिखना है, 300 का लिया तो 300। तो जितना आपका सैंपल है, सैंपल का साइज लिख के सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की जगह आपकी वो आ जाएंगे यंग एडल्ट्स। एज रेंज आपकी जो भी आपने सिलेक्ट किया है, 10 से 25 या 30 से 35, जो भी है वो आप यहाँ पर चेंज कर लेंगे। इंक्लूजन क्राइटेरिया कि किन लोगों को आपने अपनी स्टडी में इंक्लूड करना है। तो आपने एज रेंज जो 25 से 50 के थे उनको अपनी स्टडी में इंक्लूड किया, तो आप लोगों ने 18 से 24 किया या जितना भी किया वो लिख लो। ठीक है, फिर वो पार्टिसिपेंट जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स थे प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में, उसको आपने इंक्लूड किया। तो यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हो इंक्लूजन क्राइटेरिया में कि आपके जो यंग एडल्ट्स थे जिन्होंने पूरा डेमोग्राफिक फॉर्म जो है उसको फिल किया है, तो वो उनको हमने अपनी स्टडी में इंक्लूड किया। कुछ भी इंक्लूजन क्राइटेरिया आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग बना सकते हो, तो ये भी आपने चेंज करना है। उसके अलावा बोथ मेल एंड फीमेल टीचर्स आपने सिलेक्ट किए, इसी तरह आप बोथ मेल एंड फीमेल यंग एडल्ट्स भी ले सकते हो। ठीक है, एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया के किन को आपने निकाला, आप यहाँ पे लिख सकते हो यंग एडल्ट्स विद एनी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी वर एक्सक्लूडेड। यानी कि यंग एडल्ट्स या जो भी आपकी पॉपुलेशन है, बैंकर्स या लॉयर्स, जिनको कोई फिजिकली तौर पे या साइकोलॉजिकली तौर पे कोई डिसेबिलिटी थी, उनको आपने अपनी स्टडी से निकाल दिया। ठीक है, प्राइमरी स्कूल टीचर यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल टीचर्स पे था ना, तो उसने प्राइमरी स्कूल टीचर्स को एक्सक्लूड कर दिया। इसी तरह आप लोग लिख देना कि अर्ली एडल्ट्स और लेट एडल्ट्स हैं, इसको आप लोगों ने अपनी स्टडी से एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, आप इसमें ये भी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डाल सकते हो कि जिन लोगों ने डेमोग्राफिक फॉर्म को सही तरह से फिल नहीं किया, जिन्होंने काफ़ी चीज़ें मिसिंग छोड़ियाँ, वो भी आप लोगों ने फॉर्म जोन से है ना, उन लोगों को भी अपनी स्टडी से एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब कि उन लोगों को अपनी स्टडी से निकाल दिया। नेक्स्ट इसके अंदर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल का टेबल आता होता है आपके मेथड चैप्टर में, जिसमें आपने जो है SPSS की मदद से आपने जितने भी डेमोग्राफिक्स लिए होते हैं ना, जेंडर, एजुकेशन, ठीक है, स्कूल टाइप, आप लोगों ने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, जैसे इसने एज की 3 कैटेगरीज 4 बनाई है, इसने वो डाली, जेंडर, मेल फीमेल, ठीक है, एजुकेशन, इंटर, हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर, PhD, उसके बाद उसने स्कूल टाइप लिया हुआ है, फिर उसने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिया हुआ है, जो जो भी इसने डेमोग्राफिक लिए हुए हैं, मिडल, अपर, लोअर, फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट न्यूक्लियर एक्सपीरियंस उसने लिया हुआ है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स का, और मैरिटल स्टेटस के मैरिड है, अनमैरिड है या डिवोर्स्ड है। तो उन सब का आप लोगों ने लेके ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और परसेंटेजेस लिखते हैं, और वो आपको SPSS जो है उसमें से निकल के आ जाएगी। आप एनालाइज में जाकर, डिस्क्रिप्टिव में जाके फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो आपने अपनी कैटेगरीज बना के टेबल में इंसर्ट करके फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ऐड कर देनी है। ठीक है, टेबल के एंड पे आप लोगों ने नोट देना है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है और परसेंटेज को डिनोट करती है। ऑपरेशनल डेफिनेशन, फिर आपने अपने तीनों वेरिएबल्स की ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखे हैं, तो आपने यहाँ पे अपने तीनों वेरिएबल्स का नेम चेंज करना है। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, रिजिलियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन है, तो आपके जो भी वेरिएबल्स हैं, लाइक डूम स्क्रॉलिंग है, fear of missing out and psychological well-being are variables of the research. They are operationally defined as follow. तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा डूम स्क्रॉलिंग। तो आपने सिंपल गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर लिखना है कि डूम स्क्रॉलिंग, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ डूम स्क्रॉलिंग या ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जब आप गूगल पे लिखोगे तो आपके पास इस तरह से एक डेफिनेशन निकल कर आ जाएगी और आगे इसके ऑथर का नेम आ जाएगा। तो आपने 3 लाइन्स में ये डेफिनेशन जो है उसको लिखना है। ठीक है, और इसको इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं आप लोगों ने, स्टार्ट पे भी और एंड पे भी। नेक्स्ट आपकी जो भी है फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसी तरह इसका रिजिलियंस है, तो यहाँ पे आपने अपने सेकंड वेरिएबल को डिफाइन कर देना। ठीक है, थर्ड पे आपका जो सा भी थर्ड वाला वेरिएबल है, लाइक साइकोलॉजिकल वेलबींग है, यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन है, तो जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे ना, आपने तीनों की यहाँ पे ना
ऑपरेशनल डेफिनेशन लिख देनी है। वो आपको सिंपल गूगल पे आप लिखेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ जो भी आपके वेरिएबल का नाम है तो वो निकल कर आ जाएगी। असेसमेंट में ईयर्स में आपने बताना होता है कि आपने कौन कौन से स्केल्स यूज़ किए हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग असेसमेंट मेजर, ये लाइन सेम एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट में सारा इसी तरह लिखेगा, लेकिन यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज होंगे। जैसे आपने एज, जेंडर, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये तो कॉमन है, ये सब ने लिए होते हैं। आगे स्कूल टाइप और फैमिली स्ट्रक्चर, अगर आपका स्कूल टाइप आपका नहीं होगा वेरिएबल, अगर आपने यंग अडल्ट्स लिए हैं, और फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है, ज्वाइंट या न्यूक्लियर। तो जो भी आपने यहाँ पे डेमोग्राफिक ऐड की है ना अपनी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट में, आपने सिर्फ उनको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका पहला स्केल आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। लाइक अगर आपका है डूम स्क्रॉलिंग का स्केल, तो इन स्केल्स की इंफॉर्मेशन लिखने का तरीका कार क्या है, आपने लिखना है द स्केल डूम स्क्रॉलिंग स्केल डिवेलप बाय वोंग एंड लॉ। जो भी सोथर का नाम होगा आपने वो लिखना है। इट कंसिस्ट ऑफ 16 आइटम्स, और ये किस चीज़ को असेस करता है। पहले आपने स्केल का नाम लिखना है, फिर वो स्केल डेवलप किसने किया, उसकी आइटम्स कितनी है, और वो किस चीज़ को असेस कर रहा है। तो ये भी आप गूगल पे लिखोगे ना इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल असेस, तो वो आगे आपको बता देगा कि पार्टिसिपेंट्स की इमोशनल इंटेलिजेंस को 4 डायमेंशंस पे क्या करता है, असेस करता है। परसीविंग इमोशन के वो इमोशंस को परसीव कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, और उससे फिर वो सोच कैसे बनाते हैं, ठीक है। 3 बेसिक बातें होंगी कि स्किल डेवलप किसने किया, टोटल आइटम कितनी है, और असेस किस चीज़ को कर रहा है। और फोर्थ पे आपने क्या लिखना है, द आइटम्स आर रेटेड ऑन 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल। अब आपका जो सा भी स्केल होगा आपने वो लिखना है, और आगे आपने अपनी रिस्पॉन्स कैटेगरीज भी सारी चेंज करनी है। अगर आपकी 5 रिस्पॉन्स कैटेगरी एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल वाली है, ये है ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जो भी आप लोगों की कैटेगरीज है आपने वो लिखनी है। उसके बाद लास्ट में आपने इस लाइन सेम एज इट इज़ लिखे, द स्केल डेमोन्स्ट्रेटेड हाई रिलायबिलिटी विद द क्रोनबैक अल्फा वैल्यू ऑफ अल्फा 0.84। तो ये अल्फा की वैल्यू आप अपने स्केल का नाम लिख के गूगल पे आप लिखो डूम स्क्रॉलिंग अल्फा स्केल अल्फा वैल्यू, ऑथर का नाम भी साथ मेंशन करके लिख सकते हो। तो आपको वो मेन पे ही वो बता देता है कि ये इसकी अल्फा वैल्यू, तो वहाँ से देख के आप लोग यहाँ पुट कर सकते हो। इसी तरह आपने अपने दूसरे स्केल का भी सारा यही सीक्वेंस से बना के लिखना है, ठीक है। के स्केल किसने 6 आइटम स्केल था, ठीक है, स्मिथ ने इसको डेवलप किया था। ये किस चीज़ को सेस कर रहा था, ठीक है। ये भी 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल था। उसके अलावा इसकी क्रोनबैक और अल्फा वैल्यू क्या है ये आप लोगों ने बतानी, ठीक है। रिलायबिलिटी भी आप लोग बता सकते हैं। मिनीसोटा सेटिस्फैक्शन क्वेश्चनर सेम इसी तरह। यहाँ पर अगर आपका साइकोलॉजिकल वेलबिंग का स्केल है तो ये शॉर्ट फॉर्म आपने यूज़ की थी, 20 आइटम्स 30 से ऑथर ने डेवलप किया है, इस चीज़ को सेस कर रहा था। ये भी 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल था, ठीक है। और इसकी अल्फा वैल्यू क्या थी, ये सब चीज़ें आप लोगों ने बस चेंज करनी है अपने अपने स्केल के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रपोज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी आपका सेम एज इट इज़ आएगा, सिर्फ इसमें कुछ आपके वेरिएबल्स के जो नेम है ना वो चेंज होंगे। कि डाटा एनालिटिकल स्ट्रेटजी आप लोगों ने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक लगाया जिसमें आप लोगों ने मीन स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह निकाले। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, अपने तीनों वेरिएबल्स पे गया, तो इमोशनल रिजिलियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन की जगह आप लोगों ने अपने वेरिएबल्स के नेम इंसर्ट करने हैं। रिलायबिलिटी एनालिसिस आप लोगों ने कंडक्ट किया ताकि आप देख सकेंगे आपके स्केल्स कंसिस्टेंट हैं भी या नहीं, ठीक है। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट उसके बाद आप लोगों ने रन किया अपने वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखने के लिए, तो यहाँ भी आप लोगों ने अपने वेरिएबल्स के नेम चेंज करने हैं, बाकी एज इट इज़ आएगा। और उसके बाद आप लोगों ने भी टी टेस्ट रन किया कंपेरिजन निकालने के लिए, ठीक है। प्रोसीजर भी आप लोगों का सेम आएगा, सिर्फ आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे उसने कहा कि आप लोगों ने आपका टॉपिक यूनिवर्सिटी से अप्रूव हुआ, फिर आप लोगों ने फॉर्मली तौर पे परमिशन ली ऑथर से अपने स्केल्स की कि आप उनको यूज़ कर सकते हो कि नहीं। फिर जब उन्होंने आपको परमिशन दे दी तो आप लोगों ने डिफरेंट सेकेंडरी स्कूल्स को अप्रोच किया, तो आपने ये लिखना है कि द रिसर्चर अप्रोच यंग एडल्ट्स टू कलेक्ट डाटा, बस, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल टीचर हम कट कर देंगे क्योंकि वो आपकी स्टडी का सैंपल ही नहीं है ना। उसके बाद आप लोगों ने एक फॉर्मली तौर पर एक लेटर बनवाया कॉलेज से, फिर वो आपने उस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल को दिखाया, तो आपने जहाँ से भी डाटा कलेक्शन किया आपने वो चीज़ें चेंज कर देनी है। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ग्रांटेड द अप्रूवल, ठीक है। और द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सिटी या जहाँ से भी आपने डाटा कलेक्शन की है
बैंकर से, कोई लॉयर से, आप लोगों ने वो चेंज करके शेयर देयर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में उनके ऑफिशियली तौर पर वो फॉर्म शेयर कर दिया डाटा कलेक्शन के लिए। गूगल फॉर्म आप लोगों ने क्रिएट किया था जिसमें इन्फॉर्म कंसेंट था, डेमोग्राफिक क्वेश्चन थे और रिसर्च स्केल थे। फिर लिंक आप लोगों ने प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग शेयर किया। ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा। पार्टिसिपेंट से आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो वॉलंटरली वो लोग रिस्पॉन्ड करें, यानी कि वॉलंटरली के यानी कि ओपनली इसके अंदर रिस्पॉन्ड करें। कोई उनकी इंफॉर्मेशन जो है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो एनोनिमस रखी जाएगी किसी को नहीं बताई जाएगी, ठीक है। फिर आप लोगों ने उनकी रिस्पॉन्स शीट्स उनसे कलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके अलावा कितने लोगों ने आप की रिसर्च को कंप्लीट किया उस फॉर्म को, 300 पार्टिसिपेंट। उसके बाद डाटा आप लोगों ने डाउनलोड किया और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए SPSS में डाली। ये सारा आपका एज इट इज़ आएगा, सिर्फ जो चीज़ें हाईलाइट की हैं वही आपने चेंज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एथिकल कंसिडरेशन भी आपकी सेम आएगी कि पहले आप लोगों ने एक परमिशन ली क्वेश्चनर की उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, आप लोगों का वही डिपार्टमेंट, तो आप लोगों ने उसे अथॉरिटी लेटर लिया और रिक्वेस्ट की उनको कि आप लोग जाके रिसर्च कर सकते हैं, कंडक्ट इन्फॉर्म कंसेंट लिया, ठीक है। और आपने पार्टिसिपेंट्स को ये फ्रीडम दिया कि वो किसी टाइम पे भी एग्जिट कर सकते हैं, स्टडी को लीव कर सकते हैं अगर वो नहीं पार्टिसिपेट करना चाह रहे, ठीक है। उनकी आइडेंटिटीज़ और उनके रिस्पॉन्सेज को आपने कॉन्फिडेंशियल रखा, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स को बाद में फिर आप लोगों ने डीब्रीफिंग दी थोड़ी सी स्टडी के बारे में कि आप लोगों ने ये स्टडी क्यों कंडक्ट करवाई है, और अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता करना चाहते हैं तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेथड चैप्टर था। आपको सारी चीज़ों का पता भी होना चाहिए। अगर आप लोगों से वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या था, कोरिलेशनल था, आपकी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी नॉन प्रोबेबिलिटी थी और पर्पजिव थी या सिंपल रैंडम थी, आपका सैम्पल क्या था, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या था, आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या था। उसके अलावा आपकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट आ जाएगी। उसके बाद आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन अपने तीनों वेरिएबल्स की आनी चाहिए। आपने कौन कौन से स्केल यूज़ किए हैं, उन स्केल्स के नाम और उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो भी है कि कितने आइटम का स्केल था, किसने डेवलप किया, किस चीज़ को असेस कर रहा है, ठीक है। ये सारा आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा एथिकल कंसिडरेशंस आपको पता होनी चाहिए कि आपने क्या क्या एथिकली तौर पे चीज़ों को फॉलो करके रिसर्च स्टडी कंडक्ट करनी होती है। जज़ाकल्लाह। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।